तमिलनाडु के सीएम एम के स्टालिन का कहना है कि अब अगर हमें फेडरल ढांचा को अगर बचाना है तो अब हमको कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी केंद्र के साथ। लेकिन आखिर ऐसा क्यों? आखिर साउथ को ऐसा क्यों लगता है कि वो नॉर्थ का पूरा बोझ अपने सिर पर ढो रहे हैं? क्या इसमें सच्चाई है? इस वीडियो पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस चीज पर बिल्कुल डिबेट नहीं है कि जो साउथ है वही नॉर्थ को ढो रही है। देखिए, जो साउथ स्टेट्स हैं 30 से 40% जो रेवेन्यू होता है यहां से ही आ रहा है, जबकि नॉर्थ इंडिया के जो स्टेट्स हैं इसमें आप देखेंगे कि सबका जो जीडीपी है, पर कैपिटा इनकम है, या फिर कहा जाए तो सोर्स ऑफ इनकम है, ये बहुत ज्यादा कम है। वहीं जो साउथ की स्टेट्स हैं ये बिल्कुल रिसोर्सेज से भरे हुए हैं, ये सबसे ज्यादा टैक्स देते हैं, सबसे ज्यादा ये रेवेन्यू जनरेट करते हैं, लेकिन इनको मिलता बहुत कम है। अगर मैं आपको फॉर एग्जांपल बता रहा हूं कि केरल अगर 1 रुपए केंद्र को देता है तो उस 1 रुपए का उसको वापस में मिलता है 0.25। वहीं उत्तर प्रदेश या बिहार देते हैं 1 रुपए तो इनको 2 या 3 रुपए ग्रांट के रूप में मिल जाता है। साउथ का प्रॉब्लम यह है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, त्रिभाषा सिस्टम और हिंदी को इन पर थोपना ये इनके लिए बहुत ज्यादा विरोधाभासी चीज है। इनको कहना है कि हम अपने तमिल और इंग्लिश में संतुष्ट हैं, हमें किसी और भाषा की जरूरत नहीं है। जिस तरह से वहां खुदाई और पुरातात्विक साक्ष्य से एविडेंसेस मिलते हैं कि जो तमिल है वो संस्कृत से भी पुरानी भाषा है। अब संस्कृत से विकास हुआ है हिंदी और देवनागरी प्रणाली का, लेकिन जो तमिल है, अब तमिल अपना स्टैंड रख रहा है कि नहीं, हम सबसे प्राचीन भाषा है और इसलिए हम हिंदी को स्वीकार नहीं कर सकते ऐसा लैंग्वेज। साथ ही साथ आप देखिए कि जब भारत में स्टेट्स बने तब पोट्टी श्री रामुलु ने भाषाई आधार पर फजल अली आयोग जब बना हुआ था तब उनके सामने विरोधाभास किया, प्रदर्शन किया और एक अलग से तमिल राज्य की स्थापना करके ही माना उन्होंने। तो इसी तरह आप देखिए कि अगर भारत में हम टैक्स कंट्रीब्यूशन को देखें, रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन को देखें, या आप कहें कि आईटी सेक्टर या पर कैपिटा इनकम की भी बात करेंगे तो साउथ बहुत आगे है नॉर्थ से। इसलिए साउथ कहता है कि कमाकर हम देते हैं लेकिन खा रहा है उसको नॉर्थ। नॉर्थ का जो पर कैपिटा इनकम है, वहां से जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, साउथ के मुकाबले बहुत कम है। अब इनको एक और समस्या ये है साउथ को कि 2026 के बाद जब इलेक्शन होंगे तब इनके पास सीट कम हो जाएगा, और सीट कम हो जाना मतलब इनकी आवाज भी कम हो जाना, इनका रिप्रेजेंटेशन भी कम हो जाना। देखिए 2026 के बाद अगर जनसंख्या आधारित फिर से वितरण होगा जब सीटों का, तब आप देखिएगा कि इनके पास 4 से 5 या ज्यादा सीटें बढ़ सकती हैं। लेकिन इसके मुकाबले नॉर्थ में जो पॉपुलेशन बढ़ी हुई है उससे इनको बहुत ज्यादा नुकसान होगा। अगर मैं कहूं कि इनके पास आज पूरे साउथ इंडियन स्टेट्स के पास अगर 140 सीट है तो ये घटकर 103 के बराबर हो जाएंगी, क्योंकि जनसंख्या को इन्होंने नियंत्रित किया जिसका इनको खासम खास नुकसान होने वाला है। नॉर्थ में जनसंख्या बढ़ी है, पॉपुलेशन के आधार पर अगर सीटें दी गई तो बिल्कुल वहां आपका पार्लियामेंट में सदस्य बढ़ेंगे, जनसंख्या इनकी बढ़ जाएगी। और साउथ में अगर कहेंगे तो पॉपुलेशन कम है इसलिए सीटें कम मिलेगी और इसका नुकसान साउथ को झेलना पड़ेगा। इसलिए हमेशा साउथ कभी भी नॉर्थ का विरोध करना नहीं छोड़ सकता, चाहे वो लैंग्वेज के लेवल पर हो या रेवेन्यू शेयर के रूप में हो। और केंद्र भी अब एक ऐसा नीति पर काम करे कि साउथ को जोड़कर रखे। देखिए 1920 में आपका एक मुहिम उठा था जिसे हम कहते हैं द्रविड़ नाडु, जिसमें इन्होंने कहा कि हम एक अलग देश बनाएंगे द्रविड़ भारत को मिलाकर। और डीएमके हो या साउथ की कोई भी आपकी पार्टी हो, हमेशा उस नीति पर चले हैं कि वो केंद्र के साथ विरोध करते आए हैं, चाहे वो कांग्रेस का सरकार हो चाहे वो भाजपा की सरकार हो। लेकिन अब जब वहां की स्थानीय पार्टी एकजुट हो रही है तब भारत को या भारतीय संघ जो कहा जाए, मैं कह रहा हूं सीधा सीधा कि
केंद्र की सरकार को अब साउथ इंडियन स्टेट्स के साथ मिलकर काम करना चाहिए, उन्हें खुश रखना चाहिए और उनके इतने बड़े कंट्रीब्यूशन का उनको हिस्सा देना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो बहुत बड़ा एक नुकसान होगा। आप अपने आप को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखिए कि जो कमाता है लेकिन उस कमाई को उसको कुछ भी नहीं मिलता है, उसका हिस्सा कोई और खा रहा है। और इसलिए इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि साउथ के साथ जो साउथ हमेशा रेजिस्ट करते आ रहा है वो उसकी एक नीति नहीं है बल्कि उसकी मजबूरी है कि उसको रेजिस्ट करना पड़ रहा है। तो हमें समझना पड़ेगा कि साउथ अन्ना है, बड़ा भाई है, अब हमको उस बड़े भाई की तरह ही उसको मानना पड़ेगा। अगर हम ये देखेंगे कि वो भाषाई स्तर पर पागलपन छा गया तो ऐसा कुछ भी नहीं है। महाराष्ट्र 34% रेवेन्यू देता है अकेले, लेकिन उसको कितना हिस्सा मिलता है उस रेवेन्यू का? 2 से 3% रिटर्न में। तो वेस्ट और साउथ ही पूरा कमा कर दे रहे हैं, नॉर्थ में बस होड़ हल्ला है, भीड़ है, आबादी है, लगातार बढ़ती आबादी है, रेवेन्यू जनरेशन का कोई चीज नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट है और बिल्कुल जो रहन सहन का स्तर है आप देखे होंगे साउथ वर्सेस नॉर्थ करके देख लीजिए। जहां साउथ आपको प्रोस्पेरस दिखेंगे वहीं नॉर्थ आपको दिखावा करते मिलेगा। तो इसलिए नॉर्थ को अब समझना चाहिए कि हमको साउथ का विरोध नहीं करना है बल्कि साउथ को साथ रखना है। और जिस तरह से सेंट्रल की नीति है, आपने देखा होगा कि तमिलनाडु के राज्यपाल ने वहां 10-10 बिल को रोक कर रख दिया था। तो ये केंद्र रेजिस्ट क्यों कर रहा है, इस चीज को समझना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल तगड़े से यहां पास डाटा है कि आप हर बिल को नहीं रोक सकते और तमिलनाडु के लिए खासकर ऐसा एक काम किया गया जो कि बहुत ही शर्मनाक है केंद्र सरकार के द्वारा कि आप राज्यपाल के थ्रू वहां रोकना चाहते हो नीतियों को। केंद्र सरकार राज्य सरकार को अगर काम करने नहीं दे रही है तो फिर रेवेन्यू शेयर पर आप क्या बात करोगे साउथ के साथ, जहां साउथ पूरा कार्यभार उठा रही है, कमाने का हर चीज, रिसोर्सेस का हर चीज, आपका जीडीपी शेयर, हर चीज कर रहा है साउथ। लेकिन साउथ के साथ भेदभाव अगर केंद्र करता है तो फिर ये सही नीति नहीं मानी जाएगी। जहां तक आप इस पूरी चीज को समझ पाए होंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं, हमको साउथ को अब आगे लाना पड़ेगा। हमको ये समझना है कि साउथ जो कि हमेशा पिछड़ेपन का आधार रहा, जिसको हमने पीछे किया, हमने उसको कभी सामने नहीं लाया। अब जब साउथ आगे आ रहा है तो आपको समझना पड़ेगा कि पूरी शक्ति का जो नियंत्रण है साउथ के पास है और साउथ अगर रेजिस्ट करता है तो केंद्र सरकार को बिल्कुल इसका भारी नुकसान होगा। तो अब आप समझ चुके होंगे इस वीडियो पर कि इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य क्या था और शायद आप समझ चुके होंगे कि साउथ का कितना बड़ा योगदान है भारत की तंत्र को या संघीय ढांचा को चलाने में। धन्यवाद।